हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू मजेदार सीरीज के साथ। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड लिनशिया को अपने हस्बैंड लीदोंग के साथ दिखाया गया। वो इसे पूछ रहा था कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बुकिंग कराई है ताकि तुम अच्छे से एंजॉय कर सको। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी जिसे देखकर ये हैरान हो गया था और वो भी देखकर इसे चौंक गई जैसे ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। आफ्टर दैट यीदोंग उस लड़की बैचा के पास आकर खड़ा हो गया, उसे टच करना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। बैचा अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाल पा रही थी और जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों पड़ गया, तो वो बोली कि वो गाड़ी में बहुत टाइम से बैठी रही ना, शायद इसलिए। जिस पर उसका हस्बैंड बोला कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर सोक कर लेंगे, फिर तुम बेटर फील करोगी, चलो चलते हैं। जाते जाते भी जब बैचा ने मुड़कर देखा तो इधर यीदोंग उसे कोई इशारा कर रहा था। लिनशिया उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुमने उधर कोई देख लिया है क्या। वो फौरन से यू टर्न लेते हुए बोला कि ये नजारा मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन इस नजारे से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम हो जो कि बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है। चलो हम भी सबसे पहले हॉट वाटर सोक कर ले, तुम जाकर चेंज कर लो, मुझे जरा एक कॉल करनी थी, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। दूसरी तरफ बैचा का हस्बैंड उसको बैग पकड़ाकर चेंज करने के लिए कहता है। वो भी लेकर लेडीज रूम के अंदर चली गई थी। इसी दौरान यीतोंग ने अचानक से आकर उसे पीछे से हक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज निकली और उसका हस्बैंड पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस बैग गिर गया था। इवन के चेंगनू उसकी हेल्प करने के लिए रूम के अंदर आना चाह रहा था, पर बैचा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम पुल की तरफ जाओ, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। इधर यीतोंग इससे पूछ रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया और उस लूजर से शादी कर ली, उसमें ऐसा क्या देखा तुमने। बैचा उसे समझाते हुए कहने लगी कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सालों पहले खत्म हो चुका, अब मैं उसकी बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जितना जल्दी हो सके उसके बच्चे से जान छुड़ाओ, उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। बैचा ने उसको खुद से दूर रहने के लिए कहा कि मैं चेंगनू से प्यार करती हूँ और ये बच्चा मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। यीदोंग कहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी ही मैं लिन ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा, फिर मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा, पावर, जो तुम हमेशा से चाहती थी, फिर तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बैचा अगेन उसे समझाते हुए कहती है कि देखो हम अब कभी भी साथ नहीं हो सकते और प्लीज ये बुरे काम छोड़ दो, इसका अंजाम बुरा ही होगा। मैं चेंगनू से प्यार करती हूँ और उसी के साथ घर बसाना चाहती हूँ। यीदोंग से तो ये कभी भी बर्दाश्त ना होता। वो कहता है कि अच्छा, अचानक से तुम्हें एक जेंटलमैन क्या मिल गया, अब तुम उसके साथ घर घर खेलकर बच्चे संभालना चाहती हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट कराओ और अगर तुम ना करा पाई तो मैं कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो बाहर आया तो चेंगनू को अपनी वाइफ लिनशिया के साथ बातें करते हुए देखा। वो उसके पास आता है, जिस पर लिनशिया ने बताया कि अभी अभी मैं पूल में गिर गई थी और इस जेंटलमैन ने मेरी जान बचाई। यीदोंग ने अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और कहता है कि क्यों ना आप और आपकी वाइफ हमें ज्वाइन कर लो, हम साथ में काफी फन करेंगे। पीछे से आते हुए बैचा ने भी सुन लिया था। वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, फौरन से अपने हस्बैंड के पास आई, जबकि चेंगनू बोला कि देखो हमें नए दोस्त मिले हैं। लिनशिया भी इसके साथ हैंडशेक करके अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, जबकि यीतोंग तो यही चाहता था। नेक्स्ट सीन में इन्हें साथ में डिनर करते हुए दिखाया गया, जहाँ चेंगनू अपनी वाइफ को बहुत पैम्पर कर रहा था, उसके लिए अपने हाथ से खाना सर्व करता है। यीतोंग से ये कैसे बर्दाश्त होता। वो टेबल के नीचे से उसे पाँव टच करने लगा, जिसकी वजह से बैचा बहुत ज्यादा डर गई। उसका हस्बैंड पूछने लगा कि क्या हुआ। लिनशिया भी उसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मगर यीतोंग अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा था और आखिरकार वो उठते हुए कहने लगी कि मैं जरा बेटर फील नहीं कर रही, वॉशरूम से होकर आती हूँ। चेंगनू भी उसके साथ जाना चाह रहा था, पर उसने मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद इधर यीतोंग कहता है कि वाइफे, मुझे याद आया कि गाड़ी में एक स्पेशल सॉस पड़ा हुआ था जो इस खाने के साथ अच्छा लगेगा, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। जो कहकर वो चला गया। इधर लिनशिया चेंगनू से कह रही थी कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। वो बोला कि वाइफ को तो पैम्पर ही करना चाहिए और मुझे भी अच्छा लगा कि आपका हस्बैंड आपको अटेंशन देता है। दूसरी तरफ यीतोंग बैचा के पीछे रेस्ट रूम पहुँच आया था और उसे हक कर देता है, जबकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे स्पाउसेस बाहर
बैठे हुए हैं। यीतोंग बोला कि मुझे उसका तुम्हारे साथ होना, उसका तुम्हें टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बेचारी बैचा ने अब उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। जबकि इधर चंगनू कह रहा था कि मेरी वाइफ को गए हुए काफी देर हो गई, मैं जरा उन्हें देख कर आता हूँ। उसके जाते ही लिनशिया को भी ख्याल आया कि अभी तक यीतोंग भी वापस नहीं आया, चलो मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। इधर यीतोंग को जब लिनशिया की कॉल आई तो वो बैचा से कहता है कि देखो मेरी वाइफ की वीडियो कॉल आ रही है, क्या कहती हो रिसीव कर लूं ताकि उसे भी पता चल जाए कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। बैचा उसकी मिन्नतें करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तब तक चंगनू भी पहुँच आया था जो उसे आवाज देते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब तक यीतोंग उसे वॉशरूम में ला चुका था पर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मजबूरन बैचा को कहना पड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्टमक एक है। जिस पर चंगनू बोला कि तुम दरवाजा खोलो, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो। पर वो बोली कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठे रहना चाहती हूँ। और वो बोला कि ठीक है, फिर मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, जब तुम बेटर फील करो तो आ जाना। यीतोंग जबरदस्ती उसे किस किए जा रहा था और बैचा के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। खैर थोड़ी देर में वो बाहर आई। चंगनू उसे देखकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा और ये भी कि तुम्हारे गर्दन पर ये निशान कैसा। बैचा फौरन उसको छुपाते हुए कहने लगी कि शायद मुझे एलर्जी हो गई होगी। पीछे से यीतोंग भी वॉशरूम से बाहर आ गया और वो बैचा को ही देके जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि चंगनू उसको देख ले बैचा ने अपने हस्बैंड को हक कर दिया। यीतोंग अभी भी बाज नहीं आता, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना लग रहा हो। वो इनके करीब आकर बैचा को किस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अब ये लोग अपना सामान पैक करके रिजॉर्ट से वापस जा रहे थे। चंगनू ने गाड़ी रोककर इन दोनों को बाय बाय किया, जबकि यीतोंग की नजरें अभी भी बैचा पर टिकी हुई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो लिनशिया से कहने लगा कि तुम गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, ये ज्यादा सेफ है। लिनशिया भी उसकी बात मानकर पीछे बैठ गई और फिर उसके साथ डिस्कस कर रही थी कि कल के कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हारी प्रमोशन यानी कि तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट होने को अनाउंस कर दूंगी। यीतोंग बोला कि मेरी प्यारी वाइफ, इस सब की क्या जरूरत है, तुम हो ना, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कंपनी के अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट है। मगर लिनशिया कह रही थी कि अगर तुम और मैं डैड का हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर कौन बटाएगा। इस पर ये भी मान गया कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो। साथ ही वो इवल स्माइल दे रहा था क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद लिन फैमिली के विला का दिखाया गया, जहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी यूफी लीदोंग से कह रही थी कि मिस्टर यीदोंग माफ करना, फाइनेंस रिकॉर्ड सिर्फ चेयरमैन को ही दिखाया जा सकता है। जिस पर वो इसके करीब आकर इसे हक करने लगा कि तुम स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तो तुम इस पोजीशन से भी कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बना सकता हूँ और साथ में 10 मिलियन का बोनस भी। यूफाई ने जब इतनी बड़ी रकम के बारे में सुना और इतनी बड़ी रैंक के बारे में तो वो फौरन से मान गई, पर वो कहती है कि इसके बदले मुझे क्या करना होगा। यीतोंग बोला कि बस मुझे ओबे करती रहना, जो मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो। जो कहने के साथ ही उसे किस करना शुरू कर देता है। तब तक लिनशिया भी आवाजें देते हुए रूम में पहुंच जाए। यूफई तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन हमें दिखाया गया कि इस वक्त वो ब्लाइंड हो चुकी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहां डॉक्टर ने बताया था कि 99% चांसेस के साथ मैं बता सकता हूं कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जिस पर यीतोंग ने उसे पैसों से भरा हुआ कार्ड पकड़ा दिया कि इस 99% को 0% बना दो, मैं उसे अंधी ही चाहता हूँ। प्रेजेंट में लिनशिया उसे आवाजें लगा रही थी कि अभी तुम कहाँ हो, जबकि वो यूफई को खामोश रहने के लिए कह रहा था कि इसे कुछ भी नजर नहीं आता। अपने रोमांस को उसने कंटिन्यू रखा। यूफई को उठाते हुए साइड पर ले जाने लगा, लेकिन कुछ गिरने की वजह से अब लिनशिया को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई है। अब मजबूरन यीतोंग को भी इसके पास आना पड़ा कि वाइफी तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अगर किसी चीज के साथ लगकर चोट लग जाती तो मुझे आवाज दे देती। वो माइक पड़ा हुआ था, उसके गिरने की तुम्हें आवाज आई। मैं सर्वेंट्स को अच्छे से सबक सिखाऊंगा कि ऐसी वैसी चीजें यहाँ पर क्यों रख देते हैं। यूफई भी हल्के हल्के कदम लेकर वहाँ से जाने लगी, जबकि लिनशिया कह रही थी कि जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ कंपनी पता नहीं किस हालत में होगी। डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद मेरी आंखें कभी भी वापस ना आ सके, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें कंपनी का CEO बना देती हूँ। वो तो यही सुनना चाहता था और इधर यूफई के भी कान खड़े हो गए। यीतोंग ने भी उसे इशारा करके अपने पास आने के लिए कहा और वो भी फौरन से आ गई, क्योंकि अब यीतोंग उसकी किस्मत जो बदलेगा। खैर नाटक करते हुए वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस सब की क्या जरूरत है और इतना मायूस क्यों हो रही हो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मगर लिनशिया कहने लगी कि तुम भी कोई गैर थोड़ी हो, अगर तुम CEO बन गए तो इससे हमारा फायदा ही होगा। वैसे डैड इतने दिनों से मुझे विजिट करने के लिए नहीं आए, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। यीतोंग बोला कि अभी वो नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम जानती हो कि वो दिल के मरीज है और मैंने उनको तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, वरना तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने गाँव से अपनी मॉम को बुला लिया है, क्योंकि
तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, बस वो पहुँचती ही होंगी। लिंशिया सुनकर खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छी बात है और हाँ, तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। लिन्ना और कुंताई हमारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, मैं उनसे कह दूंगी तुम्हें गाइड करने के लिए। तभी सामने खड़ा हुआ सर्वेंट फेंग कहने लगा कि आपके बारे में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं और वो भी शेयर होल्डर्स ने ही फैलाए हैं कि यीडोंग कंपनी में होने के काबिल नहीं, जिस पर लिंशिया को गुस्सा आ गया कि उन सबकी इतनी हिम्मत कि वो इसके बारे में ऐसी बातें करें। यीडोंग तुम फिक्र नहीं करो, मैं सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाकर तुम्हारे सीईओ होने की अनाउंसमेंट कर दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जबकि वो अपने मजे में यूफाई के साथ रोमांस कर रहा था कि ठीक है वाइफे, तुम जैसा भी कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो बेइचा को दूर कहीं लाकर उसे फोर्सफुली एक मेडिसिन पिला रहा था। बेइचा पूछने लगी कि ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है। यीतोंग बोला कि इसको पी लेने के बाद ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और पियो, और धीरे धीरे से उसके करीब आने लगा। जैसे ही बेइचा को पता चला तो वो वॉमिट करना चाह रही थी और उसको खुद से दूर रहने के लिए कहा कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। यीतोंग बोला कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, और दोबारा से उसके करीब आने लगा कि थोड़ी सी ये मेडिसिन और पी लो। इसी दौरान बेइचा का पैर स्लिप हो गया, वो वहाँ से नीचे गिर गई, जबकि यीतोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में गिर गई। नेक्स्ट सीन में यीतोंग लिन फैमिली के विला के बेसमेंट की तरफ आ रहा था, जहाँ उसने किसी आदमी को बांध कर रखा था। उसके मुंह से पट्टी हटाई, जो कोई और नहीं बल्कि लिंशिया का फादर होता है। वो इसे पानी मांग रहा था कि प्लीज मुझे पानी पिला दो, जिस पर यीतोंग ने गर्म पानी कप में डाला। उन्हें पिलाने के बजाय उनके फेस पर स्पिल कर देता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और चीखते हुए इसे पूछने लगा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यीतोंग बोला कि साले बुड्ढे, फिलहाल तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा हूँ। याद है जब मुझे लोगों के सामने ह्यूमिलिएट किया करते थे, डांटा करते थे कि मैं तुम्हारी बेटी के काबिल नहीं। अगर तुम जीआईयू ग्रुप के चेयरमैन ना होते और एक नॉर्मल फादर होते तो क्या तब भी तुम ऐसा कहते? मिस्टर लिन उसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं तुम्हें जीआईयू ग्रुप के 20% शेयर्स दे दूंगा, जो तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे। और तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम बोला कि साले बुड्ढे, तुमसे ये सब कुछ कौन मांग रहा है? इतनी प्लानिंग करके मैंने लिंशिया को अप्रोच किया, धीरे धीरे करके मैंने उसका ट्रस्ट जीता, अपने प्यार का एहसास दिलाया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं उसे सब कुछ छीन लूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में यीतोंग लिंशिया को मीटिंग में ले जाने के लिए उसका मेकअप कर रहा था, जबकि वो बोली कि हनी इस सब की क्या जरूरत है, वैसे भी मुझे कौन सा नजर आएगा। वो बोला कि तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है, तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना मरा है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज रोज खूबसूरत दिखो। इस पर लिंशिया ने उसे डांट दिया कि ऐसी बातें नहीं किया करो, चलो अपने अल्फाज वापस लो। और हाँ, मीटिंग में जाने के लिए तुमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं क्या? वो बोला कि हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, बस तुम्हारे साइन करने होंगे। लिंशिया जब उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही थी तो यीतोंग उसे इवल स्माइल के साथ देख रहा था, यानी कि इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तभी यीतोंग को उसकी मॉम की कॉल आई और वो बोला कि शायद मॉम आ गई है, मैं जाकर उनको रिसीव कर लेता हूँ। लिंशिया बोली कि हाँ, मेरी तरफ से भी उनको ग्रीटिंग्स करना और मेरी आंखों के बारे में भी बता देना प्लीज। यीतोंग बोला कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जो कहकर वो चला गया। इसके बाद लिंशिया को किसी नॉक नॉक की आवाज आती है, जो उसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अब वो धीरे धीरे करके बेसमेंट की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो आवाज उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी और उसे काफी खौफ सा भी आ रहा होता है। आखिरकार वो उस रूम तक पहुंच जाई, मगर अंदर इंटर होने से पहले ही यीतोंग ने उसे देख लिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंशिया डर जाती है कि हनी, इतना आहिस्ते से चलकर क्यों आए हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे कब से यहाँ से आवाजें आ रही है, क्या तुम चेक करोगे प्लीज? जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आसपास कोई है, लेकिन कोई आवाज भी नहीं देता। यीतोंग उसे वापस ले जाने लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं, बस तुम्हारा वहम है, मैं अच्छे से चेक कर लूंगा। चलो सबसे पहले तुम्हें ऊपर ले जाऊं। जाते हुए एक बार फिर से आवाज आई और लिंशिया वहीं पर रुक गई कि देखा अभी दोबारा से आवाज आई, तुमने सुना? प्लीज जाकर अंदर चेक करो। उसके कहने पर यीतोंग ने दरवाजा खोल दिया, पर इशारा करके मिस्टर लिन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था कि वरना मैं लिंशिया को मार दूंगा। लिंशिया इसे पूछने लगी कि हनी, तुम्हें अंदर कुछ नजर आया क्या? वो बोला कि हाँ, अंदर मुझे एक बुढ़ा सा कुत्ता नजर आ रहा है। लिंशिया हैरान हो गई कि कुत्ता अंदर कैसे आ गया, जिस पर उसने यू टर्न ले लिया कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने देख लिया है, चलो वापस चले। मगर लिंशिया सेटिस्फाई नहीं थी, वो आगे आकर खुद चेक करने लगी और बेचारे मिस्टर लिन पीछे पीछे की तरफ हो रहे होते हैं ताकि यीतोंग उनकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यीतोंग ने उसको रोक लिया था कि डार्लिंग, तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं है, चलो वापस चले, यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ तुम्हारा वहम है। वो भी यीतोंग के साथ खुशी खुशी से वापस जाने लगी। आफ्टर दैट उसकी मॉम आकर बैठी हुई थी, दोनों ने उनको ग्रीटिंग्स की। लिंशिया ने उनसे माफी मांगी कि मैं इस कंडीशन में आपको सर्व नहीं कर पाई, जबकि वो बुरे लहजे में कहती है कि मैं तुमसे कौन सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हूँ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखने के
लिए आई हूँ। इस घर में हर तरफ इवल एनर्जी फैली हुई है, अगर गॉड की इबादत नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। ये तो कपड़े उतारते हुए कहने लगा कि मॉम, आपने लिंशिया के ये सारे कपड़े नीचे क्यों फेंक दिए? आपको अंदाजा भी नहीं कि ये कितने कीमती है। जबकि उसकी मॉम कहने लगी कि तुम्हारी लाइफ से ज्यादा कीमती तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए और देखो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इस पर यीतोंग उनको डांटने लगा कि मॉम प्लीज बस कर दे, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं रखता। लिंशिया को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा, जबकि यीतोंग ने उनको जाने का इशारा किया। जाते जाते वो बोली कि बेटा मेरी बातों का बुरा मत मनाना, मैं तो बस तुम लोगों के फायदे के लिए कह रही हूँ। यीतोंग को नजर से बचने के लिए कुछ पकड़ा देती है कि हर वक्त इसे अपने पास रखना, जो लेकर वो वहाँ से मीटिंग के लिए जाने लगता है। बाहर आकर उसने लिंशिया को गाड़ी में बिठाया और फिर मॉम की दी हुई उस चीज को फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ लिंशिया ने यीतोंग को एक्टिंग CEO बना दिया था, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर इस बात से खुश नहीं लग रहा होता। वो मना भी नहीं कर सकते। जब वो पेपर पर स्टैंप लगा ही रही थी तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच आई, ये कहते हुए कि यहाँ पर यीतोंग कौन है। फिर उसके पास आकर उसे अपने साथ मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए चलने को कह रहे थे। इधर लिंशिया तो हैरान हो गई कि इंस्पेक्टर आप होश में तो है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीतोंग ने उसे समझाया कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इनोसेंट हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जो कहने के बाद उनके साथ जाने लगा। लिंशिया ने अपनी सेक्रेटरी से चीफ को कॉल मिलाने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जेल में जाने कैसे दे सकती थी। दूसरी तरफ यीतोंग की मॉम मिस्टर लिन पर काला जादू कर रही थी। वो जैसे ही होश में आए और इनको अपने सामने देखा तो उनसे मिन्नतें करने लगे कि प्लीज मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगी कि किसको तुम्हारे पैसे चाहिए, मुझे तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत चाहिए अपने बेटे के लिए, और वो तुम्हारे दिए बगैर मैं खुद भी ले लूंगी। जो कहने के बाद उसने अपना काला जादू करना स्टार्ट कर दिया था और बेचारे मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा बेबस फील कर रहे होते हैं। इधर लिंशिया अपने हस्बैंड के लिए चीफ इंस्पेक्टर से बात कर रही थी कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जल्द से जल्द उसे घर वापस भेजा जाए। कॉल कटने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन्ना उसको समझा रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या पता वो सच में गुनहगार हो, उसने सच में मर्डर किया हो, पुलिस को कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करने दो। लिंशिया बोली कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो बेगुनाह है, कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है जिस तरह उसके बारे में रूमर्स फैलाए। नेक्स्ट सीन में पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर लिव यीतोंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स में तुम्हें देखा गया बईचा को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए स्पीडिंग कर रहे थे, बताओ उसकी बॉडी कहाँ है। जिस पर यीतोंग कहने लगा कि मैंने तो बस उनको राइड दी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर लिव अब उसके साथ गुस्से में पेश आने लगे कि सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। जिस पर वो कहता है कि आप मुझे पब्लिकली सिलेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम उसके हस्बैंड चेंगनू के थ्रू एक रिजॉर्ट में मिले थे। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर लिव पूछने लगा कि अच्छा, इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इस पर यीतोंग को थोड़ा सा शक हुआ, पर वो कहने लगा कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेरा बईचा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ लिन्ना लिंशिया को उसके घर लेकर आई और तभी उसने देखा कि वो बुड्ढी आंटी इनके वेडिंग फोटो को नीचे फेंक कर तोड़ रही है। उन्हें डांटने लगी कि ये आप क्या कर रही हो। जिस पर वो बोली कि ये रिवीलिंग पिक्चर यहाँ पर क्यों लगाई हुई है, शोल्डर्स तो इसमें नजर आ रहे हैं, अगर फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी ने आकर देख लिया तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी फैमिली के ये रीतो रिवाज नहीं। लिन्ना ने फिर से उसको डांटना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि लिंशिया का घर है, अपने ये रीतो रिवाज अपने घर में पालना, जैसी माँ वैसा ही बेटा। जब वो घर दामाद बना हुआ है तब तो तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही। अच्छा हुआ कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मैं तो कहती हूँ कि वो कभी वापस ही ना पाए। लिंशिया उसको रोकना चाह रही थी कि प्लीज मॉम को मत बताओ, लेकिन अब तो मॉम को पता चल चुका और वो फौरन से पूछने लगी कि क्या मेरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। खैर लिन्ना और उनके बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ने पर उतर आए थे और बेचारी लिंशिया को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था वो इन दोनों को कैसे रोकती। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लिव चीफ इंस्पेक्टर से बात करते हुए बता रहे थे कि इस वक्त हमारा 100% शक सिर्फ यीतोंग पर है, हम उसको ऐसे कैसे जाने दे दें। मगर चीफ इंस्पेक्टर कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि हम उसको जेल में रख सके, इसलिए उसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में यीतोंग की मॉम ने लिन्ना के नाम की डॉल बनाकर उसे मार दिया था, यानी कि उस पर काला जादू कर दिया और पता नहीं कि अब वो कब तक जिंदा रह पाए। वही दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर लिव को ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तब तक वहाँ पर चेंगनू पहुँच आया, जिसने बताया कि इंस्पेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बईचा मिल गई है। इंस्पेक्टर लिव तो सुनकर हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। उसने बताया कि असल में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आइली के साथ हाइकिंग पर गई थी। आइली का फोन आउट ऑफ चार्ज था और इस दौरान मेरी वाइफ एक पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है। इंस्पेक्टर लिव ने पूछा कि क्या तुम्हारी वाइफ और यीतोंग एक दूसरे को पहले से जानते थे, जिस पर चेंगनू कहने लगा कि नहीं
तो वो तो हमें कुछ दिनों पहले एक रिजॉर्ट में मिले, भला उसका इस केस से क्या लेना देना, वो तो बहुत ही जेंटल लड़का है। इंस्पेक्टर लिू कहने लगा कि अब जब तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक है तो क्यों ना हम उनकी स्टेटमेंट ले लें। चेंगनू ने मना कर दिया कि मेरी वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में है, जब वो फुली रिकवर हो जाएंगी तो मैं उनको खुद यहाँ पर ले आऊंगा। लेकिन मिस्टर लिू बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं, स्टेटमेंट लेने के लिए इंस्पेक्टर जू आपके साथ जाएंगे, जिसके लिए चेंगनू भी मना नहीं कर पाया। और नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर जू बईचा का स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंच आया था। जैसे ही स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो इंस्पेक्टर जू ने जाते हुए इनको बेस्ट विशेष दी, लेकिन हमें पता चला कि ये बईचा है ही नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आईली थी। नेक्स्ट सीन में ये दोंग फेंग को डांट रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुमने काम कर दिया, तो अब क्या। वो बोला कि मुझे बईचा का सिर्फ ब्लड ही नजर आया, उसकी बॉडी कहीं भी नजर नहीं आई, और वैसे भी वहाँ पर जंगली जानवरों की भरमार थी, मुझे पता था कि उसकी बॉडी ज्यादा देर तक वहाँ पर रह नहीं सकती। लेकिन बॉस, अगर पुलिस ने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बईचा अभी भी जिंदा है और आप पर उसके मर्डर का कोई इल्जाम नहीं। ये सुनकर ये दोंग खुश हो गया कि तुमने ठीक कहा, वो अभी भी जिंदा होगी, जाकर पता लगा वो इस वक्त कहाँ है, वो सिर्फ मेरी ही बंदी है। ये बात पीछे से लिंशिया ने सुन ली कि हनी किसकी बात कर रहे हो, कौन तुम्हारी बंदी है। ये दोंग तो चौंक गया था कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे बता देती, ऐसे तुम्हें किसी चीज के साथ लगकर चोट लग जाएगी। पर लिंशिया अभी भी उसके बारे में पूछ रही थी कि कौन तुम्हारी बंदी है। इस पर फेंग कहने लगा कि मैं मिस्टर यीतोंग को रिपोर्ट कर रहा था कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स आपको पसंद करते हैं। इस पर इनको गुस्सा आ गया कि मैं उन सबकी आंखें निकाल दूंगा, आप सिर्फ इनकी हो। ये सुनकर लिंशिया को उस पर प्यार आने लगा कि मुझे पसंद करने वाले कितने भी लोग क्यों ना हो, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, इसलिए जेलस होना बंद करो। यीतोंग बोला कि हनी मेरी जगह कोई भी हो तो वो जेलस तो फील करेगा ही ना, खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लिंशिया खुश हो गई कि कैसा गिफ्ट। यीतोंग ने बेल वाला एक बैंड दिखाया, उसके पाँव पर बांधते हुए कहने लगा कि इसको लव बेल कहते हैं, आइंदा तुम जहाँ भी जाओगी ये मुझे तुम्हारी लोकेशन बताएगा और मैं जल्दी से आकर तुम्हें हर खतरे से बचा लिया करूंगा। जहाँ लिंशिया ये सुनकर खुश हो रही थी, वही यीतोंग दिल ही दिल में कह रहा होता है कि आज के बाद से तुम मेरे किसी भी सीक्रेट के बीच में नहीं आओगी। नेक्स्ट सीन में एक प्लास्टिक सर्जरी का हॉस्पिटल दिखाया गया जो कि चेंगनू का था। उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है कि सभी क्लाइंट्स जा चुके, मैं भी बस घर जा रही हूँ। वो बोला कि ठीक है, जाते हुए लॉक लगा लेना। उसके जाने के बाद वो चोरी छुपे एक रूम में आता है। इस रूम के एक फ्रीजर में उसने बईचा की बॉडी को रखा हुआ था और उसे सॉरी करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ अकेले लेटाया हुआ है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिसने तुम्हारी जान ली मैं उसे खून के आंसू रुलाकर उसकी जान लूंगा। इधर यीतोंग लिंशिया के साथ सो रहा होता है। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसकी मॉम उसके सामने खड़ी थी, जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा डर गया कि मॉम इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली कि टाइम पूरा हो गया है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लिू को अभी भी ये केस पूरी तरह से क्लोज नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये यीदोंग मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैं इसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। इंस्पेक्टर जू, तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराओ कि उसका और बईचा का आपस में क्या रिलेशनशिप था, क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं। इंस्पेक्टर जू कहने लगे कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये केस वैसे भी क्लोज हो चुका और बईचा भी बिल्कुल ठीक है, तो और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मकसद। मगर इंस्पेक्टर लिू बोले कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। दूसरी तरफ यीदोंग की मॉम ने काला जादू करना स्टार्ट कर दिया था। मिस्टर लिन के अंदर वो कुछ मोटी मोटी सी सुइयां चुबा रही थी, ये कहते हुए कि जब तक ये 12 सुइयां तुम्हारे अंदर जाएंगी तब तक तुम्हारी किस्मत मेरे बेटे को मिल जाएगी। यीदोंग बोला कि मॉम अभी इसे मत मारो, फिलहाल मुझे सब कुछ नहीं मिला। लेकिन वो कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही ये मरेगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये कहने के बाद उसने मिस्टर लिन को मार दिया था और खुश होकर यीदोंग से कहने लगी कि अब सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, हमारी फैमिली के पास वेल्थ पावर सब कुछ होगा। यीदोंग ने उनको अपनी आवाज नीचे रखने के लिए कहा कि कहीं लिंशिया को पता ना चल जाए, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में मुझे अभी भी उसके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन इस बात पर मॉम को गुस्सा आ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसको मेरे सामने डिफेंड करो, घुटने टेको मेरे सामने। जबरदस्ती उसको घुटने टेकने के लिए कहा और फिर उसे मारना शुरू कर देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज उठाओ। इधर चेंगनू बईचा के साथ उस फ्रीजर में लेटा हुआ था कि अचानक से बईचा की आंख खुली, पर ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन होता है। उसके करीब आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई विश कि तुम सच में अपनी आंखें खोलो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। खाने के टेबल पर लिंशिया को अपने डैड की याद आ गई थी, तो वो यीदोंग को अपने डैड को कॉल मिलाने के लिए कह रही होती है। उसने मना तो किया कि ये कोई वक्त नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन ये जिद करने लगी कि मेरा फोन दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। वॉइस कमांड के थ्रू उसने अपने डैड को कॉल मिलाई, पर उनका फोन बंद जा रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि डैड तो कभी भी अपना फोन बंद नहीं करते, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। अब वो जल्दी से डैड के असिस्टेंट मिस्टर आन को कॉल करती है। उन्होंने जब कॉल उठाई
आई तो वो कहते हैं कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, अभी वो आराम कर रहे हैं, सो गए। जब वो उठेंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। कॉल करने के बाद भी लिंशिया को कुछ आराम नहीं आ रहा था। वो यीदोंग से कहती है कि प्लीज तुम डैड को जाकर एक दफा चेक कर लेना कि कहीं उनकी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई। वो बोला कि हाँ मैं चेक कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, आराम से नाश्ता करो, मुझे जरा ऑफिस जाना है। बाहर आकर उसकी मॉम उसे पूछने लगी कि मिस्टर अन ने सच क्यों नहीं बताया, जिस पर यीदोंग बोला क्योंकि मैंने उनको खरीद लिया है, आप फिक्र नहीं करो, नेक्स्ट मंडे तक हमें लिंशिया की भी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फेंग ने बताया कि बॉस बैचा के हस्बैंड चेंगनू ने एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक ओपन किया है, जो सुनकर वो कहने लगा कि चलो फिर हम देखने चले। इधर लिंशिया अपनी सासू माँ को आवाजें देते हुए कह रही थी कि मॉम आप यहाँ पर है क्या, मुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए। सासू माँ तो वहीं पर बैठी हुई थी लेकिन उसे कोई आवाज नहीं देती। इवन के जानबूझकर गर्म पानी का केटल भी उसके सामने रख दिया था, जिस पर गलती से लिंशिया ने हाथ लगा दिया और उसके हाथ जल जाते हैं, जिससे वो चीख उठी। अब सासू माँ भी उठकर उसके पास आते हुए कहने लगी कि अरे लड़की, हर वक्त खुद को मुसीबत में डालती रहती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली कि मॉम मेरे हाथ जल गए, प्लीज मुझे मेडिसिन ला दो। जिस पर सासू माँ कहती है कि अगर यीदोंग को पता चला तो वो खामखा में मुझे डांटेगा, चलो आओ इसे ठंडे पानी में रखो। खींचते हुए उसे वॉशरूम में ले आई और पूरी तरह से भिगाना शुरू कर देती है। बहाना ये लगा रही थी कि इसका प्रेशर बहुत हाई है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। इतने से भी सासू माँ के दिल को सुकून नहीं मिला, जानबूझकर उसके सामने शैम्पू गिरा देती है ताकि वो स्लिप हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लिंशिया वहाँ पर स्लिप हो गई। नेक्स्ट सीन में यीदोंग चेंगनू के क्लिनिक आ गया था, जहाँ सेक्रेटरी उसे रोकना चाह रही थी कि आप लोग कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं, जबकि अंदर चेंगनू भी उसके बारे में ही सर्च कर रहा था, जैसे उसे यीदोंग पर शक हो गया हो। खैर सेक्रेटरी ने जब आकर उसे बताया कि यीदोंग आपसे मिलना चाहता है, इस पर उसने जिस नजर से सेक्रेटरी को देखा वो भी दिल ही दिल में सोचने लगी कि मिस्टर चेंगनू ने तो इतने गुस्से से मुझे कभी भी नहीं देखा। जबकि चेंगनू ने कहा कि उसे अंदर ले आओ। यीदोंग को देखकर वो उसे बहुत खुशी से मिला। यीदोंग ने बताया कि बाहर मैंने तुम्हारे नाम का बोर्ड पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि यकीनन ये तुम्हारा ही क्लिनिक होगा। चेंगनू बोला कि अरे वाह, किस्मत ने हम दोनों को एक बार फिर से मिलाना था और देखो हमें मिला दिया है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज पढ़ी कि तुम जीआईयू ग्रुप के सीईओ बनने वाले हो, क्या किस्मत पाई है मेरे दोस्त, मुझे तो तुम्हारी किस्मत से जेलसी फील हो रही है। यीदोंग बोला कि अरे मजाक करना बंद करो, खैर तुम बाप बनने वाले थे ना, कैसी है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा होने वाला बच्चा। इस पर चेंगनू जरा अफसुर्दा हो गया कि रिसेंटली मेरी वाइफ एक पहाड़ी से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई लेकिन मेरा बच्चा नहीं रहा। यीदोंग अब सैड होने का नाटक करने लगा कि ओहो, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों जवान हो, दूसरा बच्चा आ जाएगा। चेंगनू बोला कि मुझे अपनी लाइफ में एक ही बीवी और एक ही बच्चा चाहिए था। वैसे मैंने तुम्हें तो अपने बच्चे के बारे में बताया ही नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला। साथ ही उसे घूरने लगा। यीदोंग ने जल्दी से जवाब दिया कि असल में बैचा ने लिंशिया को बताया हुआ था, ये औरतें भी ना हर चीज के बारे में बात करती है। चेंगनू भी अब उसके सामने नॉर्मल बिहेव करने लगा कि हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे एक मोमेंट के लिए तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम और बैचा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। यीदोंग को अब सुन सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि बैचा अगर हॉस्पिटलाइज है तो क्यों ना हम उसे विजिट करने के लिए चले। किस हॉस्पिटल में है वो। चेंगनू ने बताते बताते यू टर्न ले लिया कि खैर मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में सुना था, उनका एक्सीडेंट हुआ, अब वो कैसी है, ठीक है ना। यीदोंग ने बताया कि हाँ वो ठीक है, पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई, पता नहीं हम दोनों भाइयों को किसकी नजर लग गई जो कब से ये सब कुछ सह रहे हैं। चेंगनू बोला कि सुनकर अफसोस हुआ, जब दोनों रिकवर कर जाएं तो हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त हीलिंग प्रोसेस है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यीदोंग भी अब वहाँ से उठकर जाने लगा। जाते जाते वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे के जाने का मुझे सच में बहुत दुख हुआ, जबकि चेंगनू उसको घूर घूर कर देख रहा था। जैसे ही वो बाहर आया तो वो बैचा के फोन पर कॉल लगाना शुरू कर देता है, जो कि इस वक्त चेंगनू के हाथ में था, यानी कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका। जबकि इधर यीदोंग को जब फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो काटते हुए कहता है कि बैचा, मैं वादा करता हूँ कि इस जिंदगी में तो तुम मुझसे कहीं भी नहीं भाग सकती। नेक्स्ट सीन में वो घर आकर मॉम से लिंशिया के बारे में पूछ रहा था कि इसे क्या हुआ, तो वो बोली कि मुझे क्या पता, स्लिप होकर नीचे गिर गई थी, हर वक्त इधर उधर मंडलाती रहती है, भला इसमें मेरी क्या गलती। वही फेंग ने आकर बताया कि बॉस एक बुरी खबर है, आपके बारे में बैड रूमर्स फैलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सुनकर मॉम कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारी किस्मत मिस्टर लिन
की किस्मत के साथ बदल तो दी थी। हाँ मैं समझ गई, उसकी बॉडी अभी भी फुल फॉर्म में है, मुझे उसे अच्छे से पीसेस में काटना होगा ताकि उसकी किस्मत पूरी तरह से तुम्हारी बन जाए। ये कहकर वो चली गई, जबकि इधर यीडोंग फेंग से लीगल एक्शन लेने के लिए कह रहा था। वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लिंशिया को घूरता रहा। फिर वो यूफई को कॉल करके अपने घर आने के लिए कह रहा था, जबकि वो बोली कि इस वक्त अभी तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, पर ये कहने लगा कि 20 मिनट के अंदर अंदर आओ, अगर तुम नहीं आई तो इसका नुकसान तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। जो कहकर इसने कॉल काट दी और फिर रूम से बाहर जाने लगा। 20 मिनट में यूफई भी यहाँ पर पहुँच आई थी। चलते चलते वो सोच रही होती है कि ये यीडोंग मुझे कुछ अच्छा इंसान नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल मेरे फ्यूचर के बेहतरी के लिए मुझे इसका साथ देना होगा। तभी यीडोंग अचानक से आकर उसे पकड़ते हुए रोमांस करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम मिस्टर लिन की बॉडी को पीसेस में काट रही थी, ये कहते हुए कि एक बार मैं तुम्हारे पीसेस बना दूं, फिर मेरे बेटे की किस्मत चमक उठेगी, जिसके लिए मैं इतने बरसों से इंतजार कर रही थी। वही लिंशिया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसे नजर आने लगा है। पहले तो उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, अब वो इतना ज्यादा खुश हो गई कि सबसे पहले वो अपने हस्बैंड यीडोंग को बताना चाहती थी। रूम से बाहर आकर वो यीडोंग की तरफ जा ही रही होती है कि एक बार फिर से उसको बेसमेंट की साइड से आवाजें आने लगी। अब वो यीडोंग के पास जाने से पहले बेसमेंट की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि यीडोंग अभी भी यूफई के साथ रोमांस कर रहा था और आखिरकार तो उसे अपने रूम में ले जाने लगा। यूफई ने मना भी किया कि वो तुम्हारी वाइफ का कमरा है, पर ये बोला कि वो तो अंधी है, उसको कौन सा नजर आएगा। अरे लिंशिया यहाँ पर सोई तो हुई थी, अचानक से कहाँ चली गई। खैर छोड़ो, फिर से यूफई के साथ रोमांस करने में मसरूफ हो गया। जबकि यहाँ लिंशिया बेसमेंट में पहुँच आई थी, उसने यीडोंग की मॉम को हाथ में चूड़ी ले जाते हुए देखा। अब वो जल्दी जल्दी से उस कमरे में पहुंची जहां उसने अपने डैड की हाफ बॉडी को देखा और बहुत ही ज्यादा स्मेल मची हुई थी। यहाँ तो जैसे उसके पांव तले जमीन ही निकल गई हो। जल्दी से अपने रूम में भागकर पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने यीडोंग यूफई के साथ रोमांस कर रहा था। यहाँ लिंशिया यीडोंग की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी।